से। जो पहले ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चंस हैं पहले वो डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, एसएससी के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो जो अशोक ने शिलालेख लिखवाए हैं उन पर ब्राह्मी लिपि जो है उनसे लिखे गए हैं। वो जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो जो मौर्य साम्राज्य था उसकी राजधानी, जैसा कि आप सबको पता है, पाटलिपुत्र है। ये बिहार में है अभी प्रेजेंट टाइम पे। ठीक है। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? कौटिल्य कौन है? यहाँ पे चाणक्य की बात की गई है। कौटिल्य पूछा जाए, विष्णुगुप्त बोला जाए या फिर चाणक्य बोला जाए, तीनों का बात एक ही है। तीनों एक ही व्यक्ति के लिए यूज में किए गए हैं। तो जो प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी वो है अर्थशास्त्र। चलिए अब ऑफलाइन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ये प्रश्न पूछा गया है एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में। तो किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था, उनको हरा दिया था और फिर उन्होंने संधि की थी और हेलेना से विवाह किया था उसके तहत। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपेमिन्दाई के क्षेत्रों को दिया था। तो यहाँ पे भी यही कहा गया है, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था जिनका नाम हेलेना था और सेल्यूकस यहाँ पे हार गए थे। तो यूनानियों को बाहर जाना पड़ा था। तो किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। अब तो याद रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 का प्रश्न है। तो ये यहाँ थी, तक्षशिला में थी। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति तक्षशिला में थी। फिर उन्होंने अशोक को भी भेजा था वहां पे। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उसने अशोक को कुमारा मात्य बनाकर वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया। तो यहाँ पे भी यही बात बताई गई है। सबसे पहले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद में बिंदुसार आए और उसके बाद में कौन आए? अपने अशोक आए। तो ये पैटर्न भी आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त के पुत्र थे वो बिंदुसार थे और बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में अशांति हुई। उन्होंने अपने पुत्र अशोक को वहां पे भेजा शांति बनाए रखने के लिए और विद्रोह को शांत करने के लिए। अशोक उसमें सफल हुए और उन्होंने अपने प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे मतलब ये एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 परीक्षा 2014 का प्रश्न है। ये गुजारे थे श्रवणबेलगोला। ये कहाँ का तीर्थ स्थान है? जैनियों का तीर्थ स्थान है। ठीक है, और इसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरी बार रिपीट हुआ है एसएससी में। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए। ये कहाँ पे? मैसूर में है। और यहीं इसने कार्यक्लेश द्वारा शरीर त्याग किया था। इसे जैन धर्म में संलेखना कहा गया है। किसने किया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था अपने जीवन के आखिरी दिनों में और अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में गुजारे थे इन्होंने। अगला प्रश्न है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यह एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है और इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, केंद्रीकृत एकाधिपत्य। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र केंद्रीकृत शासन के आधिपत्य पर आधारित था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। कलिंग युद्ध जो हुआ था उसके बाद उनकी सोचने की और समझने की जो शक्ति थी उसमें भारी परिवर्तन आया था और वो अहिंसावादी
हो गए थे। चलिए इसका देखते हैं हम क्या दिख रखी है इसकी व्याख्या। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो ये अपने अशोक जी है। कहाँ पे है? ए ऑप्शन सही है इसका, मौर्य राजा अशोक है इसका सही उत्तर। एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2012 का क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवनाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदयगोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। देखिए 2012 में स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया था ये प्रश्न और एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में फिर से इसको रिपीट किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही चाहिए आपको। तो ये अशोक है जिन्हें देवानाम प्रिय के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? जो उनके अंदर चेंजेस आए थे उनको किसने दर्ज किया? ये एसएससी हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 का प्रश्न है। तो ये किया था रॉक एडिक्ट 13 ने। किसने? 13 ने। 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। कलिंग युद्ध में बहुत नरसंहार हुआ था, उसको देख के उनका मन व्यथित हो गया था और उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। ये कहानी तो आप सबने सुनी होगी और नहीं भी सुनी है तो आप इतना याद रखिए कि बहुत ही विशाल काय जो बोलते हैं, बहुत ही बड़ा नरसंहार हुआ था और इतने सारे शवों को देख के उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। कहते हैं उसमें उनकी माँ की भी जान चली गई थी, तो जिस वजह से उनके अंदर पश्चाताप और जो बोलते हैं गिल्टी की भावना आई थी। आगे बढ़ते हैं, किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? यह एसएससी टायर 1 परीक्षा 2014 का प्रश्न है। तो ये आएगा शिला राजादेश 13 में। ये भी वही क्वेश्चन है जो ऊपर पूछा गया था। बार बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन, तो इसका मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी रिपीट होने के इनके चांसेस ज्यादा है। तो अगर आपको क्लियर करना है एग्जाम तो इन क्वेश्चंस को जरूर एक बार पढ़ के जाइए। 13वें शिलालेख के राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। इसी शिलालेख में दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चौल, पांडे, सत्यपुत, केरलपुत एवं ताम्रपर्णी बताए गए हैं। ठीक है, 13वें शिलालेख में उल्लेख मिलता है जिसमें उनको ये बताया गया है कि कितना बड़ा नरसंहार हुआ था और उससे युद्ध त्याग की जो है चर्चा मिलती है उसके अंदर, क्योंकि उनका मन भर चुका था कि हाँ युद्ध से कुछ नहीं होता है, युद्ध से सिर्फ क्लेश होता है और मौतें होती हैं और कुछ नहीं मिलता है। हम युद्ध में सब कुछ हार जाते हैं, कोई भी नहीं जीतता है। देखा जाए तो जो जीतता है उसकी तरफ की भी खूब हानि होती है, इसलिए उनका मन इस चीज से बोलते हैं हट गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, कौन था? मेगास्थनीज आए थे चंद्रगुप्त के टाइम पे। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 परीक्षा 2011 का प्रश्न है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। दिए गए विकल्पों में से मेगास्थनीज सर्वप्रथम भारत आया था। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखा है। इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं मोस्ट एग्जाम्स में, बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक थी। ठीक है, ये देखिए इसमें भी आ गया ये क्वेश्चन, इंडिका किसने लिखी थी? अभी अभी हमने पढ़ा कि इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी। और ये कहाँ के राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, ये यूनानी थे। ये एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में भी पूछा गया है, 2011 में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखना अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो। नेक्स्ट है,
मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखिए। तो वो थे मेगास्थनीज थे। ये 2014 में पूछा गया एसएससी हायर सेकेंडरी एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो वो थे उपगुप्त से। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और इनके जो दादा थे, इनके पिता थे बिंदुसार और इनके पिता थे और उनके भी पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने जैन धर्म अपनाया था, लेकिन अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अहिंसा के पथ पे चले थे ये, ठीक है। ये उपगुप्त से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंगली अनुसूत्तियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। किसने किया था? उपगुप्त ने किया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? इसमें लैंग्वेज थोड़ी अजीब लिखी हुई है, इतने बड़े लोगों को सम्मान देना चाहिए, पर कोई बात नहीं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, तक्षशिला से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? चाणक्य जो थे वो तक्षशिला से जुड़े हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था। यह एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध जो है अपनी हिस्ट्री की बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इसका स्पष्ट साक्ष्य अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। तो 261 इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? इसका ऑप्शन बी सही है, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में दिखाई देता है। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में फिर से पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? अभी अभी हमने पढ़ा मौर्य काल के गुरु जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु जो थे वो थे चाणक्य, और चाणक्य का संबंध कहाँ से था? तक्षशिला से था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तक्षशिला या एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 का प्रश्न है और इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला रहा था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, वहां है। से कुछ ही दूरी पर पश्चिम में स्थित है, उससे थोड़ी सी दूर है पश्चिम में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त की थी। चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य थे, ठीक है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए। चाणक्य थे, विष्णुगुप्त चाणक्य जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ कौटिल्य कहते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। पहले इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक धनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद से पराजित किया था धनानंद को? चाणक्य की। और चाणक्य किसके रचयिता है? लेखक है, अर्थशास्त्र के हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। एसएससी सीपीओ परीक्षा 2011 में भी रिपीट हुआ है और 2014 में भी इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। यहाँ पे चाणक्य आता तो भी सही रहता और विष्णुगुप्त आते तो भी सही रहते। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। मूलतः राजनीति शास्त्र में इस ग्रंथ से मौर्यकालीन प्रशासन के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति की भी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ब्राह्मी में हुए। कौन सी में हुए? ब्राह्मी में हुए।
एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2014 का प्रश्न है ये। अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी एवं मानसहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में, तक्षशिला एवं लघुमान अभिलेख आर्मेइक लिपि में, शरेकुना अभिलेख आर्मेइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। इसके अलावा सभी शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। तो जो जनरली हम इसकी बात करेंगे वो ब्राह्मी में आएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसमें जो ऑप्शन है उनमें कहीं पे भी जो दूसरे ऑप्शन है या आर्मेइक लिपि और ग्रीक लिपि इनका उल्लेख नहीं है, तो यहाँ पे ब्राह्मी लिपि ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, जेम्स प्रिंसिप आएगा। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, कौन पढ़ पाया था या किसने इनका अर्थ स्पष्ट किया था? 1837 में हुआ था ये जेम्स प्रिंसिप ने। ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 का प्रश्न है और इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं क्या है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में टिफिन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया था। अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। इन्होंने जो खोजा था कौन सा था? दिल्ली मेरठ अभिलेख था, जो कि 1750 में खोजा गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध इतिहासकार डी.आर. भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। क्या आप कहीं से टुकड़ा टुकड़ा जोड़ के कि यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है, यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है, इससे उनकी मेंटल कंडीशन जो होती है वो पता चलती है इंसान की, कि वो क्या सोचता है, उसका क्या विचार था और वो अपने राज्य में किस प्रकार शासन करता था। उसके आधार पर उन्होंने अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। किसने किया है? भंडारकर महोदय, डी.आर. भंडारकर महोदय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा गया है? तो नो डाउट अशोक ने लिखवाए हैं बहुत सारे। ये एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी परीक्षा 2014 का प्रश्न है। ये परीक्षा अभी दिसंबर में फिर से आयोजित हो रही है और इसके फॉर्म शायद 2021 के भरे भी जा चुके हैं, तो उसके लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। शिलालेखों का जनक किसे कहते हैं? हम अशोक को कहते हैं। मौर्य वंश के शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। अशोक ने यह प्रणाली ईरानी शासकों से ग्रहण की थी। किससे ग्रहण की थी? ईरानी शासकों से। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? स्थानिक कौन था? स्थानिक एक पद का नाम है, वो क्या काम था मतलब उसका, ये पूछा गया है। ये एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का प्रश्न पत्र है। वो कौन? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, जिला प्रशासक थे वो स्थानिक कहलाते थे, ठीक है। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जिला प्रशासक होता है। मेगास्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई कहा है। उसके अनुसार जिले का अधिकारी एग्रोनोमाई होता, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा एक बार, इसकी एक्सप्लेनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो जो नंद वंश है ये पहले आया था। इससे मौर्य वंश जो है उससे जस्ट पहले था नंद वंश, क्योंकि धनानंद को मारा था चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से, तो नंद वंश तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है कि मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश आया था। और इसके हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। तो जो मौर्य साम्राज्य है उसके बाद किसका साम्राज्य आया था? शुंग वंश का आया था। इतने ही क्वेश्चंस मौर्य साम्राज्य से पूछे गए हैं अभी एसएससी के प्रीवियस ईयर में, तो इन्हें आप ध्यान से पढ़िए जिससे आपके एसएससी की किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।